हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रशांत कुमार एक बार फिर से आप सभी का अथर्व जीके जीएस क्लासेज में स्वागत करता हूं। भारत का भूगोल सीरीज के वीडियो को प्यार और सपोर्ट देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। अगर आप इस चैनल पर नए हैं या भारत का भूगोल सीरीज का वीडियो मिस कर गए हैं तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के भारत का भूगोल सीरीज के वीडियो देख सकते हैं। तो आज हम लोग भारतीय इतिहास के सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं। भारतीय इतिहास को 3 खंडों में विभाजित किया गया है: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। इन तीनों का अलग अलग प्लेलिस्ट बनाया जाएगा, हर चैप्टर को कवर किया जाएगा जिससे आपके एग्जाम की दृष्टि से अधिक उपयोगी साबित हो। तो आज हम लोग प्राचीन भारत के खंड की शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहला चैप्टर है ऐतिहासिक स्रोत या भारतीय इतिहास को जानने का स्रोत। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम लोग भारत के ऐतिहासिक स्रोत की चर्चा करेंगे। ऐतिहासिक स्रोत में 3 स्रोत मुख्य रूप से होते हैं। पहला है पुरातात्विक स्रोत, दूसरा है साहित्यिक स्रोत और तीसरा है विदेशी यात्रियों का विवरण। इस तीनों के बारे में हम लोग एक एक करके अध्ययन करेंगे और उसके बारे में जानेंगे जो परीक्षा के दृष्टिकोण से अधिक महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं पुरातात्विक स्रोत की। पुरातात्विक स्रोत कहने का तात्पर्य है कि किसी भी स्थान पर मिलने वाले अभिलेख, सिक्के, स्मारक, भवन, मूर्ति, बर्तन या फिर टीला, किसी भी स्थान के उत्खनन से जो ये सारी वस्तुएं प्राप्त होती है वो सारा पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत आता है। पुरातात्विक स्रोत में सबसे महत्वपूर्ण है सिक्का, अभिलेख, स्मारक, भवन और मूर्तियां। अब इन सभी के बारे में हम लोग एक एक करके जानते हैं। तो सबसे पहला शुरुआत करते हैं सिक्का। तो सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र या न्यूमिस्मेटिक कहा जाता है। सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र या न्यूमिस्मेटिक कहा जाता है। मुद्राओं की बनावट और उसमें प्रयुक्त धातुओं की मात्रा के आधार पर ऐतिहासिक घटनाओं पर प्रकाश पड़ता है। जिन सिक्कों पर कोई भी लेख उत्कीर्ण नहीं होता था या कोई भी लेख छपा हुआ नहीं होता था उसे हम लोग पंचमार्क सिक्के या आहत सिक्के कहते थे। तो ये वो सिक्का होता है, ये वो सिक्का है जो प्राचीनतम सिक्का है। तो एक तरह से हम लोग ये भी कह सकते हैं कि प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहते थे। उस पर कोई भी लेख उत्कीर्ण नहीं था। सिक्कों पर जो है वो लेख उत्कीर्ण करने की परंपरा की शुरुआत जो है वो यूनानी शासकों के द्वारा किया गया था। सिक्कों पर लेख लिखने की या उत्कीर्ण करने की परंपरा की शुरुआत यूनानी शासकों के द्वारा किया गया था। सिक्कों का प्रयोग जो किया जाता था वो खास करके दान दक्षिणा देने के लिए, वेतन मजदूरी देने के लिए या फिर खरीद बिक्री के लिए किया जाता था। सिक्का का महत्व इसके आर्थिक इतिहास में अधिक होता है। तो सिक्कों का प्रयोग हम लोगों ने देख लिया कि दान दक्षिणा, वेतन, मजदूरी या फिर खरीद बिक्री के लिए किया जाता था। भारत में सर्वाधिक सिक्के मौर्योत्तर काल के मिले हैं, अर्थात मौर्य काल के बाद में जो सिक्के मिले हैं वो सिक्के हैं। तो भारत में सबसे अधिक सिक्के मौर्योत्तर काल में मिले हैं। मौर्योत्तर काल के जो सिक्के मिले हैं वो खास करके शीशे, पोटीन, तांबा, कांसा, चांदी, सोना, इन सारे धातुओं से निर्मित था। अब हम लोग ये बात करते हैं कि सबसे अधिक सिक्के किसके द्वारा जारी किए गए थे। तो सबसे अधिक सोने के सिक्के जो है वो गुप्त काल के मिले हैं, मतलब गुप्त शासकों के द्वारा सबसे अधिक सोने के सिक्के जारी किए गए थे। दूसरा ये है कि ये तो हो गया कि सोने का सिक्का। अब हम लोग ये देखते हैं कि सबसे अधिक शुद्ध सोने के सिक्के किसने जारी किए थे। तो सबसे अधिक शुद्ध सोने के सिक्के वो कुषाण काल के मिलते हैं। कुषाण शासकों के द्वारा जारी किए गए थे सबसे अधिक शुद्ध सोने के सिक्के। इसके बाद हम लोग बात करते हैं तो कुछ सिक्के जो हैं वो शीशे के मिले हैं। वो शीशे के सिक्के सातवाहन शासकों के द्वारा जारी किए गए थे। ये सिक्कों से संबंधित तथ्य है जो एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं। एक बार फिर से हम लोग रिपीट कर लेते हैं इसको। सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहते हैं।
जिन सिक्कों पर कोई लेख उत्कीर्ण नहीं होता था उन्हें पंचमार्क या आहत सिक्के कहते थे। सिक्कों पर लेख लिखने की परंपरा की शुरुआत यूनानी शासकों द्वारा किया गया और सिक्कों का प्रयोग दान दक्षिणा देने में, वेतन देने में, मजदूरी देने में या फिर खरीद बिक्री करने में किया जाता था। भारत में सर्वाधिक सिक्के मौर्योत्तर काल के मिले हैं और सबसे अधिक सोने के सिक्के गुप्त काल के मिले हैं। सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के कुषाण काल के मिले हैं और शीशे के सिक्के सातवाहन शासकों के द्वारा जारी किया गया था। तो ये सिक्के के बारे में तथ्य है। अब हम लोग पुरातात्विक स्रोत में दूसरा महत्वपूर्ण स्रोत देखते हैं, वो है अभिलेख। पुरातात्विक स्रोत में सबसे पहले सिक्के के बारे में हम लोगों ने जान लिया। अब जानते हैं अभिलेख। अभिलेख जो है वो सिक्का से अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। सिक्कों के अध्ययन को हम लोग मुद्रा शास्त्र या न्यूमिस्मेटिक कहते हैं और अभिलेख के अध्ययन को पूरा लेख शास्त्र या एपिग्राफी के नाम से जानते हैं। भारत का बात करते हैं अगर हम लोग, तो भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख मध्य एशिया के बोगाजकोई से मिला है, जो 1400 ईसा पूर्व के आसपास मिला है। इस अभिलेख में 4 ऋग्वैदिक देवताओं के नाम उल्लेख हैं। उन 4 देवी देवताओं के नाम हैं इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य। तो अभिलेख में ये भारत का सबसे प्राचीन अभिलेख है। अभिलेख और पुराने दस्तावेज पर जो प्राचीन तिथि अंकित होती है उसके अध्ययन को हम लोग पूरा लिपि शास्त्र के नाम से जानते हैं। आरंभिक अभिलेख प्राकृत भाषा में है और ये ईसा पूर्व 3री शताब्दी के हैं। अभिलेख में संस्कृत भाषा का प्रयोग ईसा की 2री शताब्दी से मिलने लगी है और 4th-5वीं शताब्दी तक आते आते संस्कृत भाषा का प्रयोग अभिलेख में व्यापक रूप से होने लगा है। अभिलेख की हम लोग बात करते हैं तो अभिलेख 3 भाषाओं में मिलता है, खास करके अशोक के अभिलेख। जहां अभिलेख की बात होती है तो सबसे महत्वपूर्ण अशोक के अभिलेख है। तो अभिलेख 3 लिपियों में मिलती है, एक ब्राह्मी लिपि, दूसरा खरोष्टी लिपि, तीसरा यूनानी और अरमाइक लिपि। ब्राह्मी लिपि जो है वो अशोक के अधिकतर अभिलेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। इसकी विशेषता ये होती थी कि यह लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती थी। इसके बाद हम लोग खरोष्टी लिपि की बात करते हैं तो अशोक के कुछ अभिलेख खरोष्टी लिपि में लिखे गए हैं और ये अभिलेख, इसकी विशेषता होती थी कि ये दाएं से बाएं लिखा जाता था। इसके बाद है यूनानी और अरमाइक अभिलेख। यूनानी और अरमाइक अभिलेख पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जो अशोक के शिलालेख मिले हैं उन शिलालेख पर इन लिपि का प्रयोग किया गया है। तो ये अभिलेख के बारे में है। अब हम लोग ये देखते हैं कि किस शासक के द्वारा कौन सा अभिलेख जारी किया गया था। ये एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है और एग्जाम में ये हमेशा पूछा जाता है। तो सबसे पहले अभिलेख की बात करते हैं हाथी गुम्फा अभिलेख। तो हाथी गुम्फा अभिलेख जो है वो कलिंग नरेश खारवेल के द्वारा जारी किया गया था। दूसरा अभिलेख है ऐहोल अभिलेख। ऐहोल अभिलेख जो है वो पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा जारी किया गया था। इसके बाद है नासिक अभिलेख। नासिक अभिलेख जो है गौतमी बलश्री के द्वारा जारी किया गया था। इसके बाद है जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख जो है वो रुद्रदामन का है। इसके बाद है प्रयाग स्तंभ लेख। प्रयाग स्तंभ लेख समुद्रगुप्त का है। मंदसौर अभिलेख। मंदसौर अभिलेख मालवा शासक यशोवर्मन का है। इसके बाद ग्वालियर अभिलेख। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार राजा भोज का है। इसके बाद देवपारा अभिलेख। देवपारा अभिलेख बंगाल शासक विजय सेन का है। इसके बाद भीतरी और जूनागढ़ अभिलेख वो स्कंद गुप्त का अभिलेख है। इसके बाद है एरन अभिलेख। एरन अभिलेख बुधगुप्त का है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण अभिलेख है। अभिलेख बहुत सारे हैं लेकिन एग्जाम की दृष्टि से ये अभिलेख महत्वपूर्ण है। भारत की जहां तक बात है तो भारत का सर्वप्रथम उल्लेख जो है वो आपका हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। भारत का सर्वप्रथम उल्लेख जो है वो आपका हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। तो ये है पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत के बाद हम लोग चलते हैं साहित्यिक स्रोत की ओर। साहित्यिक स्रोत में 2 प्रकार के स्रोत हैं। एक है ब्राह्मण साहित्य, दूसरा है ब्राह्मणेतर साहित्य।
ब्राह्मण साहित्य को दो भागों में बांटा गया है। एक है धार्मिक साहित्य और दूसरा है धर्मेत्तर साहित्य। पहला धार्मिक साहित्य और दूसरा है धर्मेत्तर साहित्य। तो साहित्यिक स्रोत दो भाग, ब्राह्मण साहित्य, ब्राह्मणेत्तर साहित्य। और ब्राह्मण साहित्य दो भागों में, धार्मिक साहित्य और धर्मेत्तर साहित्य। ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत वेद, रामायण, महाभारत, पुराण, वेदांग, अरण्यक, सूत्र, ये सारा का सारा ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत आता है। ब्राह्मणेत्तर साहित्य की हम लोग बात करते हैं तो ब्राह्मणेत्तर साहित्य के अंतर्गत बौद्ध और जैन ग्रंथ आते हैं। तो अब हम लोग एक एक करके सबको देखते हैं। सबसे पहले हम लोग वेद की बात करते हैं। तो वेद की बात करते हैं तो वेद जो है वो चार हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इसमें सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। ऋग्वेद की रचना 1500 से 1000 ईसा पूर्व के आसपास माना जाता है। इस ऋग्वेद में देवताओं की स्तुति मिलती है। इसके बाद सामवेद की बात करते हैं तो सामवेद में गायन से संबंधित स्तुतियां की गई है। यजुर्वेद में यज्ञ से संबंधित स्तुति की गई है। और अथर्ववेद की बात करते हैं तो अथर्ववेद में जादू टोना, कर्मकांड, ये सारा का सारा भूत प्रेत, इन सारे के बारे में चर्चा की गई है। तो हम लोग ये देखते हैं कि प्राचीन जो वेद हैं उनमें देवताओं की स्तुति और देवताओं की आख्यान की गई है, लेकिन बाद के जो वेद हैं उसमें भूत प्रेत, जादू टोना, वशीकरण, इन सारे चीजों पर अधिक फोकस किया गया है, खास करके अथर्ववेद में। अथर्ववेद में ही हम लोग देखते हैं जादू टोना, वशीकरण, भूत प्रेत, इन सारे की चर्चा की गई है। इसके बाद उपनिषद की बात करते हैं तो उपनिषद में दार्शनिक चिंतन के बारे में जानकारी मिलती है। ये दर्शन शास्त्र का मूल अध्याय है उपनिषद। इसके बाद वैदिक मूल ग्रंथ का अर्थ समझ में आए इसके लिए वेदांग की रचना की गई है, अर्थात वेद के अंगभूत शास्त्र की रचना की गई है। वेदांग जो है वो 6 हैं, 6 वेदांग हैं। वेदांग में पहला वेदांग है शिक्षा, दूसरा कल्प, तीसरा व्याकरण, चौथा निरुक्त, पांचवा छंद और छठा ज्योतिष। अब हम लोग इस 6 वेदांग के बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। पहला वेदांग है शिक्षा। वैदिक शब्द के शुद्ध उच्चारण करने के लिए शिक्षा वेदांग का निर्माण किया गया था। दूसरा है कल्प। कल्प जो है वो वैदिक कर्म कांड को संपन्न करने के लिए विधि जो है वो, और विधि के साथ साथ नियम, विधि और नियम जितने भी हैं वो सारे के सारे कल्प में मिलते हैं। तीसरा है व्याकरण। इसमें धातु की रचना, उपसर्ग, प्रत्यय का प्रयोग कहाँ कहाँ होगा, ये सारा नियम व्याकरण में दिया गया है। इसके बाद है निरुक्त। निरुक्त की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें शब्द की व्युत्पत्ति का नियम दिया गया है। यह भाषा शास्त्र का प्रथम ग्रंथ माना जाता है और यास्क ने निरुक्त की रचना की थी। इसके बाद है छंद, पांचवा है छंद। छंद के बारे में जानते हैं हम लोग कि वैदिक साहित्य में गायत्री, त्रिष्टुप, जगती, वृहति, इन सारों का प्रयोग जो है वो एक छंद के रूप में किया गया है। अब लास्ट है छठा वेदांग, वो है ज्योतिष। ज्योतिष शास्त्र का विकास इसमें दिखाया गया है और इस समय इसके प्रसिद्ध आचार्य जो थे वो लगध मुनि थे। इसके अलावा वेद, उपनिषद, वेदांग के अलावा सूत्र लेखन का विख्यात उदाहरण मिलता है। एक पाणिनि का ग्रंथ है अष्टाध्यायी, उसमें सूत्र लेखन का उदाहरण मिलता है। वो अष्टाध्यायी जो है वो पाणिनि का अष्टाध्यायी जो है वो उस समय के समाज, अर्थव्यवस्था और संस्कृति के बारे में गहन जानकारी प्रदान करता है। इसके बाद हम लोग महाभारत की बात करते हैं तो महाभारत जो है वो व्यास की रचना मानी जाती है। संभवतः इसकी रचना 10वीं सदी से ईसा पूर्व से लेकर के 4वीं सदी तक इसकी रचना मानी जाती है। पहले इसमें जब महाभारत की रचना की गई थी उस समय इसमें 8800 श्लोक थे। 8800 जब श्लोक थे तो इसे जय संहिता के नाम से जाना जाता है। इसके बाद बढ़ करके 8800 श्लोक बढ़ करके 2400 हो गई। इसके बाद वर्तमान में आगे चल करके बढ़ करके ये श्लोक जो है वो 1 लाख से अधिक हो गई। जब 1 लाख से अधिक हो गई इसमें श्लोक तो इसे महाभारत या सतसाहस्त्री संहिता कहा जाने लगा।
सप्तसाहस्त्री संहिता या महाभारत। तो प्रारंभ में इसमें 8800 श्लोक थे, बाद में बढ़ करके ये 24,000 हो गए, 8800 से बढ़ करके 24,000, और जब 1 लाख से अधिक श्लोक हो गए, इसमें वर्तमान में भी 1 लाख से अधिक श्लोक है, तो 1 लाख से अधिक श्लोक जब हो गए तो इसे महाभारत या सप्तसाहस्त्री संहिता के नाम से जाना जाने लगा। महाभारत से उस समय के तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक स्थिति की जानकारी मिलती है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं रामायण। रामायण जो है वो वाल्मीकि की कृति है। इसमें मूल रूप से 6000 श्लोक थे। मूल रूप से इसमें 6000 श्लोक थे। बाद में चल करके ये बढ़ करके 6000 से 12000 हो गया, और 12000 से बढ़ करके वर्तमान में इसमें 2400 श्लोक हो गए। इसकी रचना, रामायण की रचना संभवतः ईसा पूर्व 5वीं सदी में प्रारंभ हुई थी। इसकी रचना जो है वो महाभारत के बाद मानी जाती है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं सूत्र की। तो सूत्र की बात करते हैं जब, तो राजा द्वारा कराए जाने वाले अनुष्ठान और 3 उच्च वर्ण के धनाढ़ पुरुष द्वारा कराए जाने वाले अनुष्ठान और सार्वजनिक यज्ञ की विधि विधान जो है वो स्रोत सूत्र में दिया गया है। जातकरण, नामकरण, उपनयन, विवाह, श्राद्ध आदि जो घरेलू और पारिवारिक अनुष्ठान होते थे उसकी विधि विधान जो है वो गृह सूत्र में दिया गया है। गृह सूत्र और स्रोत सूत्र जो है वो 600 से लेकर के 300 ईसा पूर्व के आसपास के हैं। इसके बाद एक सूत्र है शुल्ब सूत्र। शुल्ब सूत्र की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें यज्ञ वेदी के निर्माण के लिए विविध प्रकार के माप का वर्णन किया गया है। यज्ञ वेदी के निर्माण के लिए माप का जो वर्णन होता है वो इसमें शुल्ब सूत्र में किया गया है। यही शुल्ब सूत्र है जहां से ज्यामिति और गणित का आरंभ होता है। तो ज्यामिति और गणित का आरंभ जो है वो शुल्ब सूत्र से ही माना जाता है। तो ये यहां तक हो गया। इसके बाद ब्राह्मणेतर साहित्य की हम लोग बात करते हैं। तो ब्राह्मणेतर साहित्य के अंतर्गत 2 ग्रंथ, एक बौद्ध साहित्य और दूसरा जैन साहित्य। बौद्ध साहित्य की हम लोग बात करते हैं, बौद्ध ग्रंथ की बात करते हैं, तो प्राचीनतम बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए थे। ये पाली भाषा मगध अर्थात दक्षिण बिहार में बोली जाती थी। इस ग्रंथ से हमें केवल बुद्ध के जीवन के विषय में ही नहीं बल्कि उसके समय के मगध, उत्तरी बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई शासक के विषय में भी जानकारी मिलता है। ऐसा विश्वास था कि गौतम बुद्ध जो है वो बुद्ध के रूप में जन्म लेने से पहले 550 से भी अधिक पूर्व जन्म से गुजरे थे, और ये पूर्व जन्म की कथाएं जो है वो जातक कथाओं में मिलता है। उस पूर्व जन्म में वो पशु के रूप में भी जन्म ले चुके थे। जातक कथाएं बौद्ध ग्रंथ के सुत्त पिटक का सुदृढ़ निकाय का 10वां भाग है। एक बार फिर से सुनिए, जातक कथा बौद्ध ग्रंथ के सुत्त पिटक के सुदृढ़ निकाय का 10वां भाग है। ये महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की संबंधी कहानी इसमें दिखाया गया है। ये कथाएं बुद्ध की बोधिसत्व अवस्था को भी दर्शाती है। तो ये है बौद्ध ग्रंथ से संबंधित तथ्य। इसके बाद हम लोग बात करते हैं जैन ग्रंथ की। तो जैन ग्रंथ की रचना जो है वो प्राकृत भाषा में हुई थी। ईसा की 6ठी शताब्दी में गुजरात के वल्लभी नगर में इसे अंतिम रूप से संकलित किया गया था। अलावा साहित्यिक स्रोत में इन सब साक्ष्यों के अलावा कुछ प्राचीनतम तमिल ग्रंथ भी हैं। इसके अलावा कौटिल्य का अर्थशास्त्र भी है। सबसे पहले हम लोग कौटिल्य के अर्थशास्त्र के बारे में जान लेते हैं। कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो है वो एक विधि ग्रंथ के रूप में है, महत्वपूर्ण विधि ग्रंथ है। यह 15 खंड या 15 भाग में विभाजित है। इसमें प्राचीन भारतीय राजतंत्र एवं अर्थव्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है। तो अर्थशास्त्र जो है वो 15 खंडों में विभाजित है। अब हम लोग प्राचीनतम तमिल ग्रंथ की बात करते हैं। कुछ प्राचीनतम तमिल ग्रंथ भी हैं जो संगम साहित्य में संकलित है। राजाओं द्वारा संरक्षित विद्या केंद्र में एकत्र होकर कवि और भाटों ने 3-4 सदियों में इन साहित्य का सृजन किया था। ये साहित्य जो है वो तमिल साहित्य के नाम से जाना जाता था।
ऐसी साहित्यिक सभा जो होती थी, जो राजा द्वारा संरक्षित विद्या केंद्र में एकत्र होकर के कवि और भाट के द्वारा जो साहित्यिक सभा की जाती थी, वो ऐसी साहित्यिक सभा जो है वो संगम कहलाती थी। इसीलिए इस समय लिखे गए संपूर्ण साहित्य को संगम साहित्य के नाम से हम लोग जानते हैं, संगम साहित्य के नाम से जानते हैं। संगम साहित्य के कुछ प्रमुख ग्रंथ हैं जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। तो संगम साहित्य के प्रमुख ग्रंथों में तोल्काप्पियम, शिल्पाधिकारम और मणिमेखले, ये 3 प्रमुख ग्रंथ हैं। ये संगम ग्रंथ जो है वो संगम ग्रंथ में बहुत सारे नगरों का उल्लेख मिलता है। इसमें खास करके कावेरी पट्टनम का उल्लेख मिलता है जो पुरातात्विक स्रोत के रूप में प्रमाणित हुआ है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं अगर, तो ईसा की आरंभिक सदी में प्रायद्वीपीय तमिलनाडु के लोगों के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन का अध्ययन के लिए जो है वो संगम साहित्य ही एकमात्र प्रमुख स्रोत है। तो अभी तक हम लोगों ने देखा ऐतिहासिक स्रोत के अंतर्गत पहला पुरातात्विक स्रोत और दूसरा साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में हम लोगों ने ब्राह्मण साहित्य और ब्राह्मणेतर साहित्य के साथ साथ तमिल साहित्य भी देखा है। अब हम लोग बात करते हैं तीसरे की। तीसरा है विदेशी यात्रियों का विवरण या विदेशी विवरण। विदेशी यात्रियों के विवरण में हम लोग देखेंगे कि कुछ चीनी यात्री आए थे, कुछ अरबी यात्री आए थे, कुछ यूनानी यात्री आए थे और कुछ रोमन यात्री भी यहाँ पर आए थे। सबसे पहले हम लोग चीनी लेखकों की बात करते हैं। चीनी लेखक में सबसे पहले नाम आता है फाहियान का। फाहियान जो है वो 399 ईस्वी से लेकर के 414 ईस्वी तक भारत में निवास किया था। वो अपने 15 वर्ष की भारत यात्रा में प्रमुख नगर, बौद्ध धर्म के पवित्र स्थान का भ्रमण किया और उसने चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा जो शासित मध्य प्रदेश है उसके बारे में इसने विस्तृत विवरण दिया है। इसकी प्रमुख रचना थी वो थी फो क्यो की। फो क्यो की, एक बार फिर से सुनिए, फो क्यो की। फो क्यो की में जो है वो भारत के तत्कालीन धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक जीवन के बारे में उल्लेख मिलता है। दूसरा है ह्वेनसांग। ह्वेनसांग जो है वो 629 ईस्वी से लेकर 645 ईस्वी तक उसने भारत की यात्रा की, मतलब 16 वर्षों तक उसने भारत की यात्रा की और यहाँ उसने निवास किया। ह्वेनसांग ने विश्व प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया तथा यहाँ पर ज्ञान अर्जित किया। उसके यात्रा विवरण में सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल के तत्कालीन भारतीय राजनीतिक व्यवस्था और सांस्कृतिक जो दशा थी यहाँ की, उसका उल्लेख यहाँ पर मिलता है। ह्वेनसांग की प्रमुख कृति जो थी, प्रमुख रचना थी, वो थी सीयू की। सीयू की ह्वेनसांग की प्रमुख रचना थी। इसके बाद हम लोग बात करते हैं इत्सिंग की। तो इत्सिंग 671 से लेकर के 693 ईस्वी तक भारत में निवास किया था। इत्सिंग ह्वेनसांग के चीन लौटने के बाद भारत आया था। उसने बंगाल के ताम्रलिप्ति में 3 वर्ष तक संस्कृत का अध्ययन किया था इत्सिंग ने, तथा बोधगया, नालंदा, कन्नौज, वैशाली, इन सारे जगहों पर उसने यात्रा की और अपने यात्रा वृत्तांत में उसने नालंदा और विक्रमशिला के विश्वविद्यालय की शिक्षा प्रणाली और हर्षकालीन समाज के तत्कालीन व्यवस्था के बारे में उसने चर्चा की। इत्सिंग जो है वो चीन वापस जाते समय 400 बौद्ध ग्रंथ की प्रतियां अपने साथ वापस ले गया था। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं चाओ जू कुआ। चाओ जू कुआ की बात करते हैं तो वो भारत 1225 ईस्वी से लेकर के 1254 ईस्वी तक भारत आया था और इसकी प्रमुख रचना जो थी वो थी चूफान ची। चूफान ची चाओ जू कुआ की प्रमुख रचना थी। इसने 13वीं शताब्दी के चीनी अरबी व्यापार का विवरण मिलता है। तो ये आपका चीनी यात्री है यहाँ फाहियान, ह्वेनसांग, इत्सिंग, चाओ जू कुआ। अब अरबी, रोमन और यूनानी लेखकों की बात करते हैं। तो सबसे पहला है सुलेमान। सुलेमान जो है वो 9वीं शताब्दी में भारत आया था और पाल तथा प्रतिहार शासकों के विषय में इसने चर्चा की है। इसके बाद अल मसूदी की बात करते हैं
तो अल मसूदी 941 ईस्वी से लेकर के 943 ईस्वी तक भारत में रहा था। उसने राष्ट्रकूट शासकों के विषय में चर्चा की है। इसके बाद है अल बरूनी। अल बरूनी की हम लोग बात करते हैं तो यह महमूद गजनवी का समकालीन था। उसने तहकीक ए हिंद या किताब उल हिंद, तहकीक ए हिंद या किताब उल हिंद नामक ग्रंथ की रचना की और उसमें जो है वो भारत में निवास करने वाले तत्कालीन दशा, भारत के निवासियों की तत्कालीन दशा का उसने वर्णन किया था तहकीक ए हिंद या किताब उल हिंद में। इसके बाद हम लोग बात करते हैं टॉलमी की। तो टॉलमी की एक पुस्तक है ज्योग्राफी, जिसमें प्राचीन भूगोल और वाणिज्य के विषय में अध्ययन के लिए इसमें पर्याप्त सामग्री मिलती है टॉलमी के ज्योग्राफी में। इस टॉलमी के ज्योग्राफी में भारत और इटली के मध्य जो व्यापार होता था उसके बारे में भी जानकारी मिलती है। इसके बाद एक है पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। ये बुक का नाम है पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी जो है उसके रचनाकार अभी तक मालूम नहीं है, इसीलिए कहा जाता है कि इसकी रचना किसी अज्ञात लेखक ने की थी। इस अज्ञात लेखक ने पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी में लाल सागर, फारस की खाड़ी और हिंद महासागर में होने वाले रोमन व्यापार के बारे में इसमें वृत्तांत उसने दिया है। तो ये भारतीय इतिहास को जानने का स्रोत है। पहला स्रोत पुरातात्विक स्रोत, दूसरा स्रोत साहित्यिक स्रोत, तीसरा स्रोत विदेशी यात्रियों का विवरण। उम्मीद है ये वीडियो आपके एग्जाम के दृष्टि से काफी उपयोगी साबित होगा। मिलते हैं हम लोग भारत के इतिहास सीरीज के अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।